हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ फोकस पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि हमारा मॉडल पेपर 7वां है। इससे पहले हम 6 मॉडल पेपर देख चुके हैं, तो उन सब की सारी वीडियो की लिंक आपको वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई, वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत खास होगा जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें। बाकी अन्य एग्जाम के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आपको जनरल नॉलेज के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, जो कि सारे एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन बच्चों तक भी पहुँचाएँ जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने सेशन को और देखते हैं अपना प्रश्न। हमारा प्रश्न क्या है? तो हमारा प्रश्न है आज का, हमारा प्रश्न है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उससे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। कोरोमंडल तट, मालाबार तट, या कोंकण तट, या काठियावाड़ तट। तो इसे हम क्या कहेंगे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को? तो हम इसको कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट के। कहाँ से? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को जानते हैं। किसको? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये आंध्र प्रदेश से कहाँ तक है? तमिलनाडु तक है। तो कृष्णा नदी कहाँ की है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी का डेल्टा है। ओके, डेल्टा है आंध्र प्रदेश। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। यहाँ से तट से कहाँ तक है? केप केमोरिन तक। केप केमोरिन, कोमोरिन, केप कोमोरिन तट तक है। तट तक है। किसका हिस्सा है? कोरोमंडल तट का। किसका है? कोरोमंडल तट का है। तो कोरोमंडल तट कहाँ से? कृष्णा डेल्टा से लेके केप कोमोरिन तट तक है। क्या है ये? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन पहला हमारा क्या राइट आंसर है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को हम क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। ऑप्शन पहला क्या है? राइट आंसर है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? बकरी पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मत्स्य पालन, यानी मछली पालन। क्या? मछली पालन। मछली पालन के साथ साथ समुद्री उत्पादन। क्या है? समुद्री उत्पादन। क्या है? उत्पादन, समुद्री उत्पादन। और ये क्या था? नीली क्रांति के संबंध रखते। कौन? मत्स्य पालन या समुद्री उत्पादन की वृद्धि। तो ये कौन से पंचवर्षीय योजना से थे? तो ये सातवीं सातवीं पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना के तहत लागू किया गया था। तो कब से कब लागू किया गया था? ये 1985 से 1990 तक 1990 तक कौन से पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था? क्या? नीली क्रांति की। नीली क्रांति कब चालू किया गया था? 1985 से 1990 के बीच पंचवर्षीय योजना जो चली थी, और ये सातवीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, तो इसमें क्या था? मछली पालन यानी समुद्री उत्पादन का बढ़ावा करना। तो ये हमारा किस क्रांति से संबंध रखता है? नीली क्रांति से। और ये किस देश के सहयोग से हुआ था? तो ये जापान के देश से, जापान के सहयोग से हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? मत्स्य पालन या समुद्री उत्पादन के बढ़ोतरी के लिए। और ये सातवीं पंचवर्षीय योजना से संबंध रखता है। और ये सातवीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1985 से 1990 तक, और जापान के सहयोग से हुआ था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है?
तो इसका ऑप्शन क्या क्या है, बिहार, हरियाणा, गुजरात या राजस्थान। तो इसका सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है, तो हमारा कहाँ होता है, इसका ऑप्शन सही कौन सा है, गुजरात में। ऑप्शन थर्ड क्या है, राइट आंसर है। गुजरात में सबसे ज़्यादा क्या होता है, मूंगफली का उत्पादन। कहाँ पे, गुजरात में। गुजरात कौन से, पहले नंबर पे है किसके उत्पादन में, मूंगफली के उत्पादन में। तो दूसरे स्थान पे क्या है, तो दूसरे स्थान पे हमारा राजस्थान है, राजस्थान, ठीक। तीसरे स्थान पर तमिलनाडु, तमिलनाडु। चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे पे हमारा है राजस्थान, तीसरे पे तमिलनाडु और चौथे पे हमारा क्या है, आंध्र प्रदेश है। किसमें, सर्वाधिक मूंगफली के उत्पादन में। हमारा ये भारत राज्य तीनों चारों क्या है, पहले पे गुजरात, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश चौथे पे। तो किसके उत्पादन करते हैं, मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा करते हैं भारत में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है, तो सबसे ज़्यादा हमारा चीन करता है किसका उत्पादन, मूंगफली का। और दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पे हमारा भारत, क्या है, भारत, ठीक है। भारत क्या है, दूसरे नंबर पर, चीन क्या है, पहले नंबर पे है किसमें, सर्वाधिक मूंगफली के उत्पादन में। और भारत में सबसे ज़्यादा कौन करता है, गुजरात करता है, उसके बाद राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से किस ग्रह को हम पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। तो इसमें हम पृथ्वी का जुड़वा बहन किसको कहते हैं, इसका ऑप्शन क्या क्या है, बृहस्पति, शुक्र, शनि या मंगल। तो इसको हम किसको कहते हैं, तो ऑप्शन हमारा क्या है, सेकंड। ऑप्शन सेकंड क्या है, राइट आंसर है। शुक्र को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। तो हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, कितने ग्रह हैं, तो हमारे सौरमंडल में हमारा 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं, 8 ग्रह, 8 ग्रह हमारे कौन कौन से हैं, तो 8 ग्रहों के नाम हमारे हैं। पहला हमारा क्या है, पहला है हमारा बुध, बुध। दूसरा क्या है, शुक्र, जो कि पृथ्वी का जुड़वा बहन है, शुक्र। तीसरा क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी। चौथी क्या है, चौथा है मंगल। और पांचवा क्या है, पांचवा है बृहस्पति, बृहस्पति, ठीक है, क्या है, बृहस्पति। छठवां क्या है, शनि। सातवां क्या है, राहु। और आठवां क्या है, केतु, ठीक है। तो ये हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु हमारे 8 क्या हैं, सौरमंडल के ग्रह हैं, ठीक है। तो जुड़वा ग्रह कौन है, पृथ्वी का शुक्र। और शुक्र दूसरे नंबर पे आता है और पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है, जो कि शुक्र हम इसका क्या है, जुड़वा बहन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। इसका ऑप्शन क्या क्या है, कैल्सीफेरॉल, टैकोफेरल या एस्कोर्बिक एसिड या रेटिनॉल। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर है हमारा टैकोफेरॉल। टैकोफेरॉल जो है राइट ऑप्शन है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टैकोफेरॉल। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका रासायनिक सूत्र है हमारा C29H5O2, ठीक है। ये है 050, ठीक है, ये 29, ये 50। C29H50O2 किसका ये है, सूत्र टैकोफेरॉल का है। किसका है, टैकोफेरॉल, जो कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और ये कहाँ से मिलता है, तो ये हमें वनस्पति तेलों से मिलता है। कहाँ से, वनस्पति तेलों से, वनस्पति तेलों से मिलता है, से मिलता है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है हमारा, दलदली भूमि में मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है। तो दलदली भूमि जहाँ होती है वहाँ पे कौन सी गैस निकलती है, तो इसका ऑप्शन है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो इसमें कौन सी गैस निकलती है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, राइट आंसर। फर्स्ट क्या है, राइट आंसर है, मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस को हम क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। क्या गैस कहते हैं, मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है, CH4, ठीक है। मार्स गैस भी के नाम से भी जानते हैं और CH4 इसका फॉर्मूला है, ठीक, मीथेन का। दलदली भूमि से मुख्यतः हमारी कौन सी गैस निकलती है, मीथेन। और इसको मार्स गैस के नाम से जानते हैं और CH4 इसका फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है।
तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? हीरालाल चौधरी, सोम प्रितोदा, एस के स्वामीनाथन, डॉक्टर नॉर्मल बेरलॉक। तो किसको कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 4, डॉक्टर नॉर्मल बेरलॉक को क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। तो भारत में कौन थे? तो भारत में हमारे थे डॉक्टर श्री सुब्रमण्यम। कौन थे? श्री सुब्रमण्यम, श्री सुब्र सुब्रमण्यम। कौन थे? डॉक्टर सुब्रमण्यम। ठीक, सुब्रमण्यम क्या थे? हरित क्रांति के जन्मदाता। कहाँ पे? भारत में। ठीक, तो ये किसके साथ मिलकर काम किए थे? तो ये डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के साथ। किसके साथ? एस एम एस एम एस स्वामी नाथन नाथन के साथ, थन के साथ, ठीक है, के साथ मिलकर काम किए थे। कौन किए थे? डॉक्टर सुब्रमण्यम। भारत के हरित क्रांति के जन्मदाता कहा जाता है। किसको? डॉक्टर नॉर्मल बेरलॉक को। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न क्या है? 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल अल्कोहल या बेरियम क्लोराइड। तो किसके कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी। किसके कारण? मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। आइसोसाइनेट के कारण। किसके कारण? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है MIC। ठीक, ये कब हुआ था? 2 दिसंबर 1984 को हुआ था। कहाँ हुआ था? भोपाल में। क्या हुआ था? गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें बहुत लोगों की जानें गई थी, और ये मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका ऑप्शन है 1905, 1906 में, 1923 में या 1929 में। तो कब की गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? 1906 में की गई थी। कब की गई थी? 1906 में। ऑप्शन सेकंड क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर, 1906 में की गई थी। और कब की गई थी? 30 दिसंबर 1906 में। कहाँ की गई थी? तो ढाका में की गई थी। कहाँ की गई थी? ढाका में। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश। बांग्ला बांग्लादेश में। कहाँ की गई थी? बांग्लादेश। ढाका बांग्लादेश में की गई थी, और ये 30 दिसंबर 1906 को की गई थी। क्या की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। ऑप्शन सेकंड क्या है? राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, विलियम हार्वे या लॉर्ड रिपन। तो कौन थे ये? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या थे? भारत के प्रथम वायसराय थे। क्या थे? भारत के प्रथम वायसराय। ठीक, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और वायसराय की उपाधि खत्म होने के बाद पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहले गवर्नर क्या थे? गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। क्या थे? पहले गवर्नर जनरल। कब थे? ये 1857 के बाद 1858 में। ठीक है, 1857 के 1858 में क्या थे? पहले गवर्नर भी थे और भारत के प्रथम वायसराय भी थे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद कर लीजिएगा। इसको, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन तक भी वीडियो पहुँचे। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? कृषि, व्यापार, भू राजस्व व्यवस्था या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? भू राजस्व व्यवस्था। ऑप्शन थर्ड क्या है हमारा? राइट आंसर है भू राजस्व व्यवस्था जो थी टोडरमल से संबंध रखता है। किससे? टोडरमल। ऑप्शन से थर्ड क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। ऑप्शन थर्ड क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन थर्ड क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर के राज्य में
नवरत्न थे। तो नवरत्न में कौन कौन थे? तो नवरत्न में बीरबल थे। कौन थे? बीरबल। दूसरा कौन थे? राजा राजा मान सिंह। मान सिंह। तीसरे कौन थे? तानसेन। तानसेन। और कौन थे? और थे हमारे टोडरमल। ठीक है। और भी बाकी थे। बाकी ये भी थे। ठीक है। किसमें थे? मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से कुछ के नाम है और बाकी भी हैं। तो ये भू राज्य व्यवस्था से संबंध रखते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? तो किसने किया था? तो ये अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर है। किसने किया था? अकबर ने। कब किया था? 1563 में। 1563 में इसने क्या हटा दिया था? हिंदू तीर्थ यात्री कर हटा दिया था। और 1564 में जजिया कर भी हटा दिया था। क्या हटा था? जजिया कर। जजिया कर को भी खत्म कर दिया था। 1563 में हिंदू तीर्थ यात्री कर समाप्त कर दिया था और 1564 में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। किसने किया था? अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वायसराय ने विलय की नीति लागू की थी? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड रिपन? तो किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सेकंड क्या है? राइट आंसर है। लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति लागू की थी। तो कब की थी? 1848 से 56 तक इसका क्या था? समय था। किसका? लॉर्ड डलहौजी का। ठीक है। इसी समय विलय की नीति लागू किया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा स्थापित है? इसका ऑप्शन क्या क्या है? ऋषभ पंत, गोमतेश्वर, महावीर स्वामी या पारसनाथ? तो किसका है? तो ऑप्शन सेकंड क्या राइट आंसर है? गोमतेश्वर। गोम गोमतेश्वर। तेश्वर। ठीक है। गोमतेश्वर किसकी स्थापना है विशाल मूर्ति की? गोमतेश्वर की। कहाँ पे? कर्नाटक की स्वर्ण बेला गोला में। ठीक है। तो कितनी फुट ऊंची है? ये 57 फीट ऊंची है। कितनी फीट? 57 फुट। 57 फुट ऊंची है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए थी? ऑप्शन क्या क्या? 18, 20, 21 या 25? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, 21 वर्ष। 21 वर्ष होनी चाहिए। क्या? पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जून से सितंबर तक के दौरान तैयार होने वाली फसल को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारा है रबी फसल, खरीफ फसल, तिलहनी फसल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा खरीफ। ऑप्शन सेकंड क्या है? राइट आंसर है। तो हमारे देश में कितनी तरह की फसलें होती हैं? पहला होती है रबी, खरीफ और जायद। ठीक। तो रबी कब से कब होती है? रबी हमारी अक्टूबर से मार्च। अक्टूबर से मार्च। ठीक। खरीफ कब होता है? तो खरीफ हमारा होता है जून से सितंबर। जून से सितंबर। और जायद कब होती है? तो जायद हमारी मार्च से अप्रैल। मार्च से अप्रैल तक। ठीक है। मार्च से अप्रैल। रबी अक्टूबर से मार्च, खरीफ जून से सितंबर और जायद मार्च से अप्रैल तक। तो जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसल को क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद देशी रियायतों को एकीकरण का उत्तरदायित्व किससे दिया गया था? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल को? किसको दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोला गया था? तो इन्हें देशी रियायतों को एकीकरण का उत्तरदायित्व दिया गया था और उनको सबको मिलाने के लिए बोला गया था, यानी उत्तरदायित्व दिया गया था एकीकरण करने के लिए सारी देशी रियायतों को। तो सबसे पहले इन्होंने किसको किया था? तो ये 11 अगस्त 1947 किसको किया था? कश्मीर। कश्मीर। फिर 1948 में 1948 में जूनागढ़। जूनागढ़। जूनागढ़ के साथ साथ हैदराबाद। हैदराबाद। और उसके बाद 1949 में
भोपाल। ठीक है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। एकीकरण का उत्तरदायित्व इन्हीं को दिया गया था, देशी रियायतों को एकीकरण करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सन 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? इसका ऑप्शन क्या क्या है? राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, हीरालाल शास्त्री या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय 1815 में कहाँ पे? बंगाल में। बंगाल में। ठीक है, क्या किए थे? आत्मीय सभा की स्थापना की थी। किस लिए किया था? समाज सुधारने के लिए। समाज सुधारने के लिए। समाज सुधारने सुधारने के लिए। ठीक है, समाज सुधारने के लिए 1815 में क्या किए थे? ये बंगाल में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। किसने किया था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ठीक है, इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? तो इन्हें कौन नहीं जानता है नीरज चोपड़ा को? तो इसका ऑप्शन क्या क्या देख लेते हैं। कुश्ती, जेवलिन थ्रो, शूटिंग, रेसलिंग। तो रेसलिंग थे नहीं, शूटिंग भी नहीं करते थे, कुश्ती भी नहीं करते थे, तो ये जेवलिंग थ्रो करते थे। क्या करते थे? जेवलिंग थ्रो। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर है। नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलिंग थ्रो से रखता है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? जहां शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या अकबर। तो किसने किया था? तो ये औरंगजेब ने किया था। ऑप्शन थर्ड क्या है? राइट आंसर है, औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब ने क्या किया था? सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। तो कब करवाई थी? 1675 में। कब कराई थी? 1675 में औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? इसका ऑप्शन क्या क्या है? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? अरे राइट ऑप्शन क्या है? जहांगीर है। तो जहांगीर कब से कब शासन किया था? तो ये 1605 से 1627 तक शासन किया था। क्या किया था? शासन किया था। शासन किया। ठीक है, 1605 से 1627 तक इसने शासन किया। किसने? जहांगीर ने। और इसी के समय चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन है अलबेरूनी, गुलबदन बेगम, बाबर या हुमायूं। तो किसने किया था? तो इसका ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा का रचना किया था। किसने किया था? गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर है। तो ये गुलबदन बेगम थी कौन? तो ये हुमायूं की बहन थी। किसकी? हुमायूं की बहन थी। किसकी? हुमायूं की। हुमायूं की क्या थी? ये बहन थी। गुलबदन बेगम। हुमायूं नामक किसने रचना की थी? अगला क्वेश्चन हमारा, अगला प्रश्न क्या है, किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन क्या क्या है? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त थी। तो किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। प्रथम कुमार गुप्त ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन थर्ड क्या हमारा राइट आंसर है? ऑप्शन थर्ड सही जवाब है। तो कब किया था? 450 ईस्वी में से 470 ईस्वी तक। ठीक है, कब से कब तक? 450 से 470 ईस्वी तक। ये पाँचवीं शताब्दी में। पाँचवीं शताब्दी। ठीक है, किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला प्रश्न है, भगवान विष्णु को समर्पित पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। ये उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा के उड़ीसा के राज्य के पुरी शहर में। कहाँ पे? पुरी शहर में। पुरी शहर में है।
पुरी शहर में। कहाँ पे? उड़ीसा के पुरी शहर में। और ये भगवान जगन्नाथ जो है कृष्ण जी के लिए समर्पित है। कृष्ण भगवान के लिए ये समर्पित है। कौन सा मंदिर? पुरी का जगन्नाथ मंदिर। और ये एक हिंदू मंदिर, क्या है? भगवान श्री कृष्ण क्या है? हिंदू मंदिर के लिए समर्पित है। और ये भगवान विष्णु के अवतार थे। किसके अवतार थे? भगवान विष्णु के अवतार। कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। और इन्हीं का मंदिर पुरी में है, जगन्नाथ मंदिर के नाम से। और ये भारत के राज्य उड़ीसा में, उड़ीसा के पुरी शहर में। तो ये था आज का हमारा मॉडल पेपर 7वां, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था। फिर मिलेंगे जीके के अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद।